नमस्कार दोस्तों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक सभी क्लासेस के लिए गणित का टॉपिक है और सभी क्लासेस के लिए जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमको ये जानना बहुत आवश्यक है कि अंक क्या होता है, डिजिट्स किसे कहते हैं। तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, उसे अंक कहते हैं। उसे अंक कहते हैं। दोस्तों, इनकी संख्या कुल 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल 10 संकेत होते हैं, है ना। कुल 10 संकेत होते हैं। कुल 10 संकेत होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों, हमने क्या कहा कि अंक किसे कहते हैं। अंक क्या होता है, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं। कुल 10 संकेत होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं कर दे रहे हैं। नेचुरल नंबर्स। दोस्तों, गिनती के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम उसको गिनते हैं। तो गिनती के लिए हम जिस संकेत से शुरू करते हैं, संकेत हमारा जैसे अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन दोस्तों, हम जब गिनती करते हैं किसी भी संख्याओं का, किसी भी वस्तु का, जब हम किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का अगर हम गिनती करते हैं तो हम 0 से शुरू नहीं करते, हम संकेत 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो नंबर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हम ये कह सकते हैं कि गिनती के लिए या गणना के लिए, गिनती या गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है से प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
से प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी दोस्तों ये अनंत तक रहता है। यहाँ पर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो 1 है ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 1 कौन सी है? 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। दोस्तों एक बात नोट करना बहुत जरूरी है हम लोगों को। नोट, प्राकृतिक संख्याएं सदैव धनात्मक होती है दोस्तों। प्राकृतिक संख्याएं सदैव धनात्मक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं सदैव धनात्मक होती हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? गिनती या गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। नोट हमें ध्यान रखना चाहिए, प्राकृतिक संख्याएं सदैव धनात्मक होती है दोस्तों। प्राकृतिक संख्याएं सदैव धनात्मक होती है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं पूर्णांक, पूर्ण संख्या पढ़ते हैं। इसके बाद हम पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से ही रिलेट है, सबसे पहले यही पढ़ना जरूरी है। पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। ये दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा, प्राकृतिक संख्याएं, गिनती के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको हमने स्टार्ट किया 1 से दोस्तों। लेकिन अगर हम यही काउंट काउंट करना, अगर हम जीरो से शुरू कर दें दोस्तों, अगर हम या यूं कहें प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं दोस्तों, तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं वो पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं होती हैं दोस्तों। जैसे यदि हम प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी, प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, जीरो को शामिल कर लेते हैं, जीरो को हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं, तो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों इसका हम उदाहरण लिख ले रहे हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों हमने पूर्ण संख्या में क्या लिखा कि पूर्ण संख्या होल नंबर्स, यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सबसे छोटी
पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं। अंक, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं। ये संकेत कुल मिला के 10 होते हैं। कुल 10 संकेत होते हैं 0 से 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, गिनती या गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। नोट, यहां नोट हमें ध्यान रखना चाहिए, प्राकृतिक संख्याएं सदैव धनात्मक होती है। प्राकृतिक संख्याएं सदैव धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों? यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे पूर्णांक पर। दोस्तों पूर्णांक 3 भागों में बांटा गया है। हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। हाँ, इंटीजर्स, इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इंटीजर्स। इसके दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला धनात्मक पूर्णांक। क्यों ऐसे कर दिया जाए दोस्तों? ऋणात्मक पूर्णांक पहले कर दे रहे हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, कहा दोस्तों 0। धनात्मक पूर्णांक दोस्तों -1, -2, -3, -4, ऐसे ही इनफाइनाइट। धनात्मक पूर्णांक दोस्तों 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट। दोस्तों पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है, धनात्मक पूर्णांक, 0 और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं, यूं कहते प्राकृतिक संख्या ही धनात्मक पूर्णांक होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती है। 1, 2, 3, 4 धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक संख्याएं 1, 2, 1, -1, -2, -3, -4, इनफाइनाइट तक जाएगा दोस्तों। दोस्तों एक बात हमें ध्यान रखना है, 0 उदासीन होता है। 0 उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। 0 न्यूट्रल होता है। 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है, ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है दोस्तों। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है दोस्तों और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है
कि जीरो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक में -1, -2, -3 ऐसे ही इनफाइनाइट तक हम लोग दोस्तों जाएंगे। ये था दोस्तों हमारा पूर्णांक। पूर्णांक के तीन भाग होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, उदासीन और धनात्मक पूर्णांक। उदासीन में जीरो को शामिल करते हैं, धनात्मक पूर्णांक में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं और ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4 इनफाइनाइट। दोस्तों अब हम इसके बाद पढ़ लेते हैं सम संख्या। नंबर्स। वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं दोस्तों, वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित होती है दोस्तों, वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक चीज हमें यहां पर लिखना चाहिए कि सम संख्याएं, सम संख्याओं के इकाई अंक, सम संख्याओं का सम संख्याओं का इकाई अंक, सम संख्याओं का इकाई अंक सदैव 0, 2, 4, 6, 8। दोस्तों सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं, पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। और साथ ही साथ हमें ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि दो डिजिट का, अगर तीन डिजिट का या एक से ज्यादा डिजिट का अगर संख्याएं आती हैं तो सम संख्या हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सम संख्याओं का इकाई अंक, जो सम संख्याएं होती हैं उनका इकाई अंक सदैव 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। इससे बाहर नहीं हो सकता है दोस्तों। ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखिए दोस्तों, जीरो आया, इकाई अंक 0 आया, इकाई अंक 2 आया, 14। ऐसे ही हम 64 ले लें, अगर ऐसे ही हम अगर 68 ले लें, ऐसे ही अगर हम 102 ले लें। दोस्तों ये सभी संख्याएं कौन सी? ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं के का इकाई अंक सदैव 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8 होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 64, 68, 102। ऐसी बहुत सी सम संख्या है दोस्तों। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है दोस्तों? सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या 2। दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या 2 है दोस्तों। इसके बाद हम लोग दोस्तों विषम संख्या पढ़ते हैं।
विषम संख्या। ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स दोस्तों, तो वे संख्याएं जो दो से नहीं कटती, जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं, वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसी ही दोस्तों विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या दोस्तों हमने क्या बताया, वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, जो दो से पूरा पूरा कट जाती हैं, वो क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याओं का इकाई अंक सदैव 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होता है। दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या 2 है। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी विषम संख्या दोस्तों कौन सी है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। दोस्तों सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम संख्या 2 है। दोस्तों यहां एक नोट करना बहुत जरूरी है सम और विषम संख्या के लिए। तो जैसे सम संख्या हमने क्या कहा, हमने सम संख्या में बताया वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। दोस्तों जरा आप ये ध्यान दीजिए, यहां पैटर्न क्या कोई बन रहा है? सम संख्याएं ये है, सम संख्या में क्या कोई पैटर्न बन रहा है? देखिए दोस्तों, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18। हम ये ध्यान दे रहे हैं यहां पर 2 2 का अंतर है सभी में। ये पैटर्न हमारा बन रहा है कि सम संख्याएं हमें 2 2 के अंतर पर प्राप्त होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आगे काम आ सकता है कि जो सम संख्या का जो पैटर्न बनता है 2 2 के अंतराल पर बनता है। विषम संख्या का भी जो पैटर्न बनता है, विषम यही चीज विषम संख्या में भी लागू होती है। विषम संख्या में भाई हमें, अगर हमें ये पता है दोस्तों कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है, तो फिर उसमें हम 2 जोड़ दें, दूसरी सम संख्या प्राप्त होगी, फिर 2 जोड़ दें, तीसरी सम संख्या प्राप्त होगी, फिर 2 जोड़ दें, चौथी सम संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। विषम संख्या में अगर हमें ये मालूम है कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, तो इसमें भी सेम पैटर्न है। 2 2 का देखिए अंतर है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, ऐसे ही दोस्तों आता रहेगा। तो हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि सम और विषम संख्या में अगर हमें सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या अगर हमें जानकारी है, तो हम उसमें 2 2 अंक जो अगर हम उसमें 2 2 जोड़ते जाएं, तो हमें विषम संख्या और सम संख्या प्राप्त होती जाएंगी दोस्तों।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। तो ये संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 है और खुद वही संख्या होनी चाहिए। दोस्तों वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। दो से कम हो तो भी वो नहीं है, दो से ज्यादा हो तो भी वो नहीं है। मतलब दोस्तों वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 है और खुद वही संख्या होगी दोस्तों, वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम परिभाषा लिख ले रहे हैं, वे संख्याएं जिनके केवल जिनके संख्याएं जिनके केवल, केवल शब्द बहुत जरूरी है कि आप इसको अंडरलाइन करिए, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड। अब इस दो गुणनखंड में भी हमें, हम यहीं पे नोट कर दे रहे हैं, एक तो 1 होगा और स्वयं वह संख्या, स्वयं संख्या जिस संख्या को हम अभाज्य बता रहे हैं, एक तो 1 होना चाहिए और स्वयं वह संख्या होनी चाहिए जिस संख्या को हम अभाज्य बताने जा रहे हैं। संख्या दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। एक मिनट दोस्तों, मार्कर में इंक खत्म हो गया है, इंक डाल देते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमने अभाज्य संख्या में क्या कहा कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होगा और एक स्वयं वह संख्या होगी दोस्तों, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसी दोस्तों। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उससे पहले हम ये अपनी परिभाषा को हम वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों कि वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 है और स्वयं वह संख्या है। दोस्तों देखते हैं हम 2 के लिए, 2 के लिए देखते हैं। दोस्तों ये एक से तो पूरा पूरा तरीके से विभाजित होता है, एक से पूरी पूरी तरीके से विभाजित होता है और फिर स्वयं 2 से विभाजित होता है। तो इसके दो ये दो दोस्तों फैक्टर गुणनखंड हो गए, प्राप्त हो गए हमें। ऐसे ही दोस्तों हम 3, अगर हम 3 को लेते हैं तो 3 एक से पूरा पूरा तरीके से विभाजित होता है और खुद 3 से विभाजित होता है, तो ऐसे ही 3 भी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम 19 को लेते हैं, हम 19 को लेते हैं दोस्तों, तो एक तो 19 1 से पूरी तरीके से विभाजित होता है और फिर स्वयं 19 स्वयं खुद से 19 से, 19 एकंदम 19, एक 19 नियम 19। ठीक है दोस्तों, तो ये परिभाषा, वे संख्याएं जो जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों, कुछ डाउट आपको आ रहा होगा अभाज्य संख्या में
और अभी आगे हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या में। आपको कुछ डाउट आएगा, आप परेशान बिल्कुल ना होइए। भाज्य संख्या को बताने के बाद वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वे संख्याएं जिनकी केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्या दोस्तों, भाज्य संख्या, हम भाज्य संख्या पढ़ लेते हैं, फिर आपका जो भी डाउट है वो हम डाउट दूर करेंगे दोस्तों। भाज्य संख्या इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर दोस्तों। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स दोस्तों। तो वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है कि वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं दोस्तों, वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं दोस्तों। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ऐसी दोस्तों। देखिए दोस्तों, दो से ज्यादा गुणनखंड का क्या मतलब, दो से ज्यादा गुणनखंड होने का क्या अर्थ है? देखिए देखिए, ये 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा और खुद 4 से कटेगा। तो इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए कि नहीं हो गए? अभाज्य संख्या में यही परिभाषा इस रूप में है अभाज्य संख्या के लिए कि केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। लेकिन भाज्य संख्या में दोस्तों दो से ज्यादा होते हैं, दो से कम भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अभी हम उसको भी वेरीफाई करेंगे, दो से कम भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर दो से कम गुणनखंड होता है तब वो भाज्य अभाज्य में काउंट नहीं किया जाता दोस्तों। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 को हम लेते हैं तो एक, इसका एक गुणनखंड 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है। एक गुणनखंड इसका 1 है, एक गुणनखंड इसका 2 है, एक गुणनखंड इसका 4 है दोस्तों। तो इसीलिए ये 4 क्या है? भाज्य संख्या है। इसी तरह हम लोग 6 पर कर लेंगे। 6 का दोस्तों एक गुणनखंड 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और खुद 6 है दोस्तों। तो इसीलिए ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। अब दोस्तों इस पर आइए 9 पर, इसके एक गुणनखंड 1 है, फिर 3 है और खुद 9 है दोस्तों। तो ये क्या है? ये भी एक भाज्य संख्या है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या में परिभाषा क्या थी? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है दोस्तों? वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। अब यहां पर पहले आप नोट कर लिए, फिर हम आपको नोट क्या करना है दोस्तों कि 1 ना तो भाज्य संख्या है, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है दोस्तों। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब बात आती है कि आखिर कैसे नहीं है। बात क्या आती है दोस्तों कि आखिर 1 भाज्य संख्या भी नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है, लेकिन कैसे नहीं है दोस्तों? देखिए, हम आपको बताते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम जरा अभाज्य संख्या को इसको परिभाषित करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये 1 से कटेगा, क्या किसी और नंबर से ये कटता है दोस्तों? किसी और नंबर से तो ये कटता नहीं है। 1 खुद 1 से ही कटता है और किसी संख्या से ये नहीं कटता है दोस्तों। इसीलिए इसका केवल एक गुणनखंड प्राप्त हुआ है।
इस 1 का केवल एक गुणनखंड प्राप्त हुआ और अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि उसके केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो। दोस्तों अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं और 1 अभाज्य संख्या की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है दोस्तों, इसीलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अब आते हैं दोस्तों भाज्य संख्या पे। 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, तो जब इसका एक ही गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है तो ये भाज्य संख्या की भी परिभाषा को वेरीफाई नहीं करता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग 1 में ना तो भाज्य बोलते हैं और ना तो अभाज्य बोलते हैं, मतलब 1 को ना भाज्य कहते हैं ना अभाज्य कहते हैं दोस्तों। यहां पर दोस्तों ये चीज ध्यान रखिए, जो ये 2 है भाज्य संख्या में, जो ये 2 है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कौन सी दोस्तों? ये क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये बात हम पहले भी बता सकते थे, लेकिन मन में यही डाउट आता कि 1 तो मौजूद है ना, 1 को सबसे छोटा काउंट किया जाए। अब ये डाउट दूर हो गया कि हम भाज्य और अभाज्य में 1 को शामिल नहीं करेंगे, और जब हम 1 को शामिल नहीं करेंगे तो हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 मिलती है, और यही सबसे छोटी दोस्तों सम अभाज्य संख्या भी होती है। सबसे छोटी पूरे अभाज्य संख्या में अगर कोई सम संख्या है तो वो 2 प्राप्त होती है। पहली सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी यही दोस्तों। प्राइम नंबर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है दोस्तों। फिर भाज्य संख्या पे आ जाइए दोस्तों। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी मिलती है? देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सबसे भाई देखिए, हम 1 तो हमारा ना अभाज्य है ना भाज्य है, वेरीफाई हो गया। 2 पर आ जाइए तो 2 हमारा अभाज्य संख्या है, ये भी हो गया। 3 पर आ जाइए, 3 हमारा अभाज्य संख्या है, ये भी हो गया। तो उसके बाद बचा क्या? उसके बाद 4 ही तो आया दोस्तों। तो 4 के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 4 के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या हमें 4 प्राप्त होती है दोस्तों। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अभाज्य और भाज्य अच्छी तरीके से आ गया होगा दोस्तों। एक चीज हम और बताना चाहते हैं दोस्तों, यहां पर नोट में एक नोट और लिख लीजिए कि सभी को कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है दोस्तों। देखिए आप जरा नोटिस करिए दोस्तों कि अभाज्य संख्या में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इससे पहले हम लोग विषम संख्या पढ़े थे दोस्तों। विषम संख्या में अभाज्य और 2 से ना कटने वाली संख्या, मतलब ये हम कहें कि जो विषम संख्या होती है उसमें अभाज्य संख्या भी शामिल होती है दोस्तों। तो ये बात हम नोट कर ले यहीं पे कि विषम संख्या में भाज्य संख्याएं शामिल होती है, भी शामिल होती है। विषम संख्या में अभाज्य संख्या भी शामिल होती है दोस्तों। जैसे भाज्य संख्या भी शामिल होती है, ये नहीं कह सकते, लेकिन विषम संख्या में अभाज्य संख्या भी शामिल होती है और भाज्य संख्या भी शामिल होती है। ठीक, तो थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी था। कहीं कहीं उसको कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसीलिए ये चीज हमने कहा कि ये बता दें आप सभी को। अब हम इसके बाद दोस्तों शुरू कर रहे हैं दशमलव।
क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों, एक है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तो इन सभी में खासकर परिमेय और अपरिमेय संख्या के पढ़ने के लिए हमें दशमलव संख्या का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है दोस्तों। दशमलव संख्या का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। देखिए दोस्तों, दशमलव संख्या हम बीच से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बड़ी बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे। आप पढ़ने के बाद ये जरूर कहेंगे कि हाँ, दशमलव संख्या में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हमें नहीं रहा। दशमलव संख्या, दशमलव, डेसिमल। दोस्तों, दशमलव संख्या 3 प्रकार की होती है। हम आपको 3 भाग बता रहे हैं इसके। देखिए दोस्तों, एक है शांत दशमलव। क्या है दोस्तों? एक है शांत दशमलव, इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक है दोस्तों अशांत दशमलव। लेकिन पुनरावृत्ति, लेकिन पुनरावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। तीसरा है दोस्तों अशांत दशमलव। लेकिन अपुनरावृत्ति, लेकिन इसमें पुनरावृत्ति नहीं, बिना पुनरावृत्ति का हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, बिना पुनरावृत्ति, बिना पुनरावृत्ति का। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव में हम 3 प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों। शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अशांत दशमलव लेकिन बिना पुनरावृत्ति वाला, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। नॉट रिपीटिंग कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। ठीक है दोस्तों, जरा एक बात आप विचार करिए दोस्तों, इस शांत, मतलब अगर हमें गुस्सा आता है दोस्तों, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है और वो शांत हो जाए, शांत होना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये चीज अगर हम ऐसे रिलेट करें तो कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। जैसे दशमलव में, दशमलव में दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर हम 1 को 2 से भाग देते हैं, हम अगर 1 को 2 से भाग देते हैं, हम भाग करके भी बता दे रहे हैं, अगर हम 1 को 2 से भाग देते हैं तो चूंकि देखिए 1 छोटा है 2 बड़ा है, इसीलिए यहां पर हम दशमलव लगाकर 1 जीरो बढ़ा देंगे और 2 पंचे 10 कर देंगे दोस्तों। देखिए पूरा पूरा कट गया दोस्तों, पूरा पूरा कट गया। इसी तरह हम एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, अगर हम ले रहे हैं 1/8, अगर हम 1/8 ले रहे हैं दोस्तों, देखिए जब हम 1 को 8 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 1 छोटा है 8 बड़ा है, इसलिए दशमलव लगा के हम यहाँ 0 कर देंगे। 8 एकन्नम 8, फिर यहाँ 2 आया दोस्तों। अब इस दशमलव लगे होने के कारण दोस्तों, ये दशमलव लगा होने के कारण यहाँ हम 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर 8 दूनी 16 दोस्तों, फिर यहाँ 4 बचा, फिर इस दशमलव लगे होने के कारण यहाँ हम 1 जीरो बढ़ा सकते हैं दोस्तों। फिर 8 पंचे 40। देखिए दोस्तों ये पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब कि यहां पर इसके आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब हमको भाई शेषफल शून्य मिल गया, शेषफल 0 मिल गया, हमने भाग किया और पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो इसके आगे कैसे बढ़ पाएंगे दोस्तों?
इसी तरह 1/8 को जब हमने लिया और उसको भाग किया, देखिए इसके आगे हम नहीं बढ़ पा रहे दोस्तों। तो जब संख्याएं खत्म हो जाएं, खत्म होने का मतलब यह है कि दशमलव एक सीमा में रहे, सीमित रहे, तो वो क्या है, शांत दशमलव है दोस्तों। तो यही चीज हम यहां लिखेंगे दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल से ही आपको समझाएंगे कि जैसे 1/2 है तो 0.5 पूरी पूरी तरीके से कट जा रहा है 0.5 पे, इसलिए ये क्या है, ये शांत है। इसी तरह 1/8 लेंगे तो ये 0.125 पे पूरी पूरी तरह कट जा रहा है। अब इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें हमें इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे ये शांत हो गया। इसके अंदर गुस्सा था और ये शांत हो गया। तो उसी तरह दोस्तों यहां पर भी ये शांत हो गया। अब इसके आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। भाई जब हमें पूरा पूरा विभाजित हो गया तो इसके आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे। तो ऐसी जो संख्याएं दशमलव होती हैं वो सभी संख्याएं शांत दशमलव कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर हम प्राकृतिक संख्या भी लेते हैं तो 5.0, तो ये सभी भी संख्याएं, मतलब इसमें सभी संख्याएं आती हैं जो एक शांत रहे। शांत का मतलब जो खत्म हो, जो सीमित हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्या है, ये सभी शांत दशमलव संख्याएं हैं। एग्जाम्पल से दोस्तों इसको समझाना बेहतर रहेगा। इसमें परिभाषा बताने से बेहतर यही है कि हम इसको एग्जाम्पल से ही समझा दोस्तों। एक हम जरा एक बात और ले रहे हैं अभी अपने, अब हमारे आसान दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति रहेगा इसका एग्जाम्पल, लेकिन आपको इसका भी वेरिफिकेशन थोड़ा बहुत इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे 1/3 हम लेते हैं दोस्तों, तो अब एक को भाग करते हैं 3 से। एक को हम भाग क्या करते हैं दोस्तों, एक को भाग करते हैं 3 से, दशमलव लगा के हमने 0 बढ़ा दिया। अब 3 त्रिका 9 किया। 3 त्रिका हम लोग क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 करेंगे। 3 त्रिका दोस्तों 9, एक बचा। फिर इस दशमलव लगे होने के कारण यहां 0 कर सकते हैं, फिर 3 त्रिका 9। फिर इस दशमलव लगे होने के कारण 0 कर सकते हैं, फिर 3 त्रिका 9। फिर इस दशमलव लगे होने के कारण हम 0 कर सकते हैं, 3 त्रिका 9। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखिए ये कभी खत्म होने वाला है ही नहीं दोस्तों, ये कभी खत्म होने वाला है ही नहीं, हमेशा देखिए ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह अगर ये यहीं पे समाप्त हो जाता तो वो शांत दशमलव में आता, लेकिन यहां पर समाप्त नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये आएगा आसान दशमलव में। लेकिन अब बात आती है आसान दशमलव में ये किसमें आएगा, पुनरावृत्ति वाले में आएगा कि बिना पुनरावृत्ति वाले में आएगा। तो देखिए दोस्तों पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट, तो देखिए यहां रिपीट हो रहा है ना, 3 यहां पर आया, फिर 3 यहां पर आया, फिर 3 यहां पर आया, फिर 3 यहां पर, ऐसे ही 3 ही आएगा दोस्तों। तो इसीलिए ये ऐसी दशमलव संख्याएं आसान दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति वाले में आती है दोस्तों। का एग्जाम्पल हम लिख ले रहे हैं। दोस्तों 1/3, 0.3 3 3 3 3। अब दोस्तों इसी तरह अगर हम 1/9 लेते हैं दोस्तों, अच्छा एक बात और देख लीजिए, जब रिपीट होता है जहां से रिपीट होना शुरू होता है, अब देखिए 3 यहां पर आया, 3 यहां पर आया, 3 यहां पर आया, 3 यहां पर आया, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं 0.3 पर बार। बार का मतलब बार 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 3 आ रहा था, इसीलिए हमने 3 पर बार लगा दिया दोस्तों। इसके पीछे और लॉजिक है, हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। तो 1/3 0.3333 हम 0.3 पर बार लगा के लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक, अब देखिए अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, क्या ले ले दोस्तों, देखिए 1/, हम ले रहे हैं 9, 9 पर करके देखते हैं। या यूं एक काम करते हैं, हम लोग कोई संख्या लेकर ऐसे ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया 0.2344444। अब दोस्तों देखिए यहां पर 4 4 ये
दशमलव संख्या है, 2 आया, 3 आया, अब 4, फिर 4 यहां आया, फिर 4 यहां आया, फिर 4 यहां आया, फिर 4 यहां आया। ऐसे देखिए दोस्तों, ये रिपीट हो गया और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जब खत्म होने का नाम ना ले दोस्तों, तो ये आसान दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति में आता है दोस्तों। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, जहां से रिपीट हो रहा है, जहां तक रिपीट नहीं हुआ है आप वैसे लिख लीजिए, और जहां से रिपीट हुआ है उस पर आप बार लगा दीजिए। जहां से रिपीट हुआ है उस पर आप बार लगा दीजिए दोस्तों। एक और हम एग्जांपल इसका ले रहे हैं, जैसे 2.4687272 ऐसी दोस्तों 7272 रिपीट हो रहा है दोस्तों। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि जिस जो जहां से रिपीट नहीं हो रहा है उसको ऐसे ही लिख लीजिए पूरा, और जहां से रिपीट होना स्टार्ट हुआ उस पर बार लगा दीजिए दोस्तों। यहां पर देखिए 727272 रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 72 पर बार लगाया दोस्तों। इसको हम आगे सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे, बहुत इजीली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अशांत दशमलव में आते हैं दोस्तों। हम क्या आते हैं, अशांत दशमलव में। जब ना तो शांत हो और पुनरावृत्ति नहीं हो। बात याद रखिए, यहां पर भी अशांत लिखा हुआ है, यहां पर भी अशांत लिखा हुआ है, लेकिन यहां पुनरावृत्ति हो रही है, यहां पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अगर हम पुनरावृत्ति नहीं कराते हैं, जैसे दोस्तों हम संख्या लिख रहे हैं 0.2 3 4 6 8 9 2 8 3 5, देखिए कहा, और ऐसी ही दोस्तों ये खत्म भी नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। तो ऐसी जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो आसान दशमलव होती है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में हमने शांत दशमलव बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, आसान दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग, आसान दशमलव लेकिन बिना पुनरावृत्ति वाला, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। इसमें हमने आपको बताया कि जब पूरी तरह से दशमलव समाप्त हो जाए तो वहां पर क्या होता है, शांत दशमलव होता है। जब समाप्त ना हो और रिपीट हो तो आसान दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति वाला होता है, और जब समाप्त ना हो और रिपीट भी ना हो तो वो आसान दशमलव लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होता है दोस्तों। अब ये चीज हमने पढ़ा, अब इसको यहीं पर हम इसको रोकते हैं, और रोकने के बाद अब आप आइए परमेय संख्या पे, परमेय और अपरमेय संख्या पे आइए। देखिए दोस्तों, परमेय संख्या, दोस्तों क्या पढ़ने जा रहे हैं, परमेय संख्या। देखिए, हमने इसको इसीलिए पढ़ा है कि परमेय संख्या में आप सभी को अब बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। परमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, रेशनल, देखिए दोस्तों, पहले सबसे पहले इसकी हम परिभाषा लिख ले रहे हैं। ऐसी संख्याएं, क्या ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिनको, ऐसी संख्या जिसको जिसको p बाई क्यू, जिसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये संख्याएं कहलाती हैं, या इसकी कंडीशंस भी लिख ले यहीं पे। ऐसी संख्याएं जिसको p बाई क्यू, ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परमेय संख्या कहलाती हैं। पर हाँ, जहां p कॉमा क्यू, p और q पूर्णांक होने चाहिए दोस्तों, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन दोस्तों q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। q का मान, जैसे ये है अंश, ये है हर, p भी पूर्णांक हो, q भी पूर्णांक हो, लेकिन जो q हो उसमें जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों।
तो ये है परिमेय संख्या, मतलब ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, और q का मान 0 नहीं हो दोस्तों, वो क्या है, परिमेय संख्याएं होती है। जैसे अगर हम लिखते हैं 5/3, तो देखिए p और q, p ऊपर है q नीचे है, q का मान 0 नहीं है, तो ये क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। जैसे अगर हम 6 लिख दें, तो 6 देखिए दोस्तों, 6 हो गया, ऐसे 22/7 लिख दें, ऐसे ही हम लिख दे दोस्तों 7/4। देखिए 6 में हम जब हर में कुछ नहीं होता है दोस्तों, तो हमेशा 1 ही रहता है वहां पे, 6 को 6/1 लिख सकते हैं, इसीलिए p बाई क्यू का रूप हो गया दोस्तों, इसीलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। 22/7 p बाई क्यू का रूप है, इसलिए परिमेय संख्या है। 7/4 p बाई क्यू का रूप है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। अब ऐसे ही दोस्तों इसमें परिमेय संख्या होती है। अब एक चीज दोस्तों हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, हमने इसीलिए दशमलव का कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया। अब देखिए आप नोटिस करिए कि शांत दशमलव में 1/2 को हम 0.5, और यहां पर संख्या का, यहां पर अंकों का अंक समाप्त हो गए, यहां पर अंक समाप्त हो गए दोस्तों, इसीलिए हम इसी को तो 1/2 लिखे हैं दोस्तों। तो इसीलिए ये चीज, यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, सभी शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं आसान दशमलव। अब देखिए यहां पर फिर आप नोटिस करिए कि रिपीट हो रहा है, ये समाप्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, और जब रिपीट हो, समाप्त ना हो, तो ऐसे केस में सभी अशांत लेकिन पुनरावृत्ति वाले ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आप दोस्तों सभी क्या होती हैं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए जब हमें 0, जैसे मान लीजिए हमें दिया गया कि 0.3 पर बार है दोस्तों, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 0.3 पर बार हमें ये संख्या दी गई। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव हटाइए और जितने पर बार लगा हो उतनी बार 9 लिख दीजिए। 3 एकड़ नम 3, 3 त्रिक 9, 1/3 मिला दोस्तों। ये चीज हम आगे आपको बताएंगे, आगे बहुत बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे। आप अभी केवल इस बात पर फोकस करिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो सभी आसान दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति वाले जितने भी दशमलव संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन ये जो संख्याएं हैं आसान दशमलव लेकिन बिना पुनरावृत्ति वाला, ये अपरिमेय होता है दोस्तों। अपरिमेय की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, कि वह संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो क्या होती है, वो होती है अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहां पर जब ये समाप्त ही नहीं हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, तो क्या इसको p बटे क्यू का रूप हम दे सकते हैं दोस्तों, हम इसको p बटे क्यू का रूप नहीं दे सकते। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आसान दशमलव लेकिन बिना पुनरावृत्ति वाला, ये क्या होता है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम परिभाषा के रूप में अपरिमेय संख्या को लिखते हैं दोस्तों, और अच्छी तरीके से अपरिमेय संख्या को आप सभी को समझा रहे हैं। अभी हम इसको नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि अभी हम अपरिमेय संख्या पर हमारा इसी से वेरीफाई होगा दोस्तों। देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स दोस्तों, वह संख्या, या ऐसे बोलते ऐसी संख्या जिसको बाई क्यू, p बाई क्यू के रूप में
ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता दोस्तों, नहीं लिखा नहीं जा सकता। हमने नहीं लिख दिया था, देखिए ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे दोस्तों इसके एग्जाम्पल पर आइए, एक एग्जाम्पल तो हमको मिल ही गया, एक एग्जाम्पल तो हमें मिल ही गया भाई, इससे हमारा सभी आसान दशमलव लेके बिना पुनरावृत्ति वाला सभी का सभी अपरिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि उसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, पाई, सबसे पहले आप पाई जानिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, इसका एक लगभग मान 22/7 है, और 22/7 को जब हम भाग देते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है दोस्तों? 3.14। और ये यहीं पे समाप्त नहीं होता है दोस्तों, हमको अपने कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको यहीं इतना ही जानते हैं, लेकिन ये यहीं पर समाप्त नहीं होता है। आप कैलकुलेटर करके देखिएगा, आप 22/7 को जब डिवाइड करेंगे तो 3.14 फिर आगे ये बढ़ता जाएगा, ये समाप्त होता ही नहीं दोस्तों। तो इसीलिए ये भी क्या है दोस्तों, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो आता है 3.144 फिर आगे रिपीट हो, ये आगे रिपीट भी नहीं होगा और शांत भी नहीं होगा, तो ये इसी में आएगा दोस्तों। इसीलिए ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही अगर हम रूट टू का मान करें 1.414, ये भी समाप्त नहीं होता है दोस्तों। तो अगर अभाज्य संख्या है उस पर रूट लगा है दोस्तों, ये बात बहुत जरूरी है जानना, अगर अभाज्य संख्या है और उस पर अंडर रूट लगा है तो वो अपरिमेय संख्या में ही आएगी दोस्तों, ठीक है। जैसे √3 ले लें, 1.732, हमको इतना ही याद है, हम सभी लोग इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को इतना ही बताया जाता है भाई, हमें कैलकुलेशन लगभग में निकल आवे, बस यही अंक गणित में हमें चाहिए भाई, जिसमें हमें आवश्यकता होती है उसमें तो पूरे तरीके से हमें चाहिए, लेकिन जब √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, √11 आ जाएगा, √13 आ जाएगा, तो ये सभी क्या है, यहाँ पर हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू चलती है दोस्तों। तो इसीलिए ये सभी समाप्त नहीं होती है, ना रिपीट होती है, इसीलिए आसान दशमलव बिना पुनरावृत्ति वाले में आती हैं, और ये सभी क्या होती हैं, ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं दोस्तों। जैसे रूट में हो गया, और जैसे हम एक दशमलव वाला भी लिख दे रहे हैं, जैसे देखिए 20.32697856 ऐसी दोस्तों ये समाप्त हो ही नहीं रहा है, ना समाप्त हो रहा है दोस्तों, ना रिपीट हो रहा है दोस्तों, इसीलिए ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पर हम रोकते हैं दोस्तों। कल हम इस जितना भी हमने आज पढ़ाया है इसको एक बार फिर रिवाइज करेंगे दोस्तों। रिवाइज करने के बाद अगर कोई पॉइंट हमसे छूट गया है दोस्तों, तो उसको हम एक बार फिर समझ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।